हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। और आज का हमारा टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमने रेखा का समीकरण पिछले वीडियो में देख लिया था, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना दो रेखाओं कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर बराबर में वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा वेक्टर B1 तथा वेक्टर R बराबर में वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। ये दो आपके क्या हो गए? रेखा हो गए। रेखा का समीकरण इसी तरह से ना दर्शाते हैं। तो ये दो आपकी रेखाएं हैं के बीच का कोण थीटा है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है? आपका थीटा है। तो हम उस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या सूत्र होगा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दो रेखाओं की बात करें, अगर दो रेखाओं के बीच की कोण की बात करें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट रही होंगी। ठीक है। नहीं भी काटेंगी, अगर मान लो रेखा हम लोग ऐसे खींच दिए, अरे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी। रेखा तो अनंत रूप से बढ़ सकती है ना जी, तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो एक दूसरे को काटेंगी ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये कहीं ना कहीं काटेगी। तो इन दोनों को एक दूसरे के काटने से जो कोण बनेगा, यह कोण हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है। तो ये मैं पहला रेखा जो है, यह रेखा जो है, ये पहला उसका समीकरण है, और यह दूसरी रेखा जो है, यह उसका समीकरण दिया है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ये A1 और B1 क्या दिए गए हैं। तो इस रूप में हम क्या देखते हैं कि रेखा एक बिंदु से गुजरे और दिए हुए सदिश के समांतर, यानी कि यहाँ पर इस रेखा पर एक बिंदु दिया गया होगा, ठीक है, जिसका वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है स्थिति सदिश वेक्टर A, और इसके समानांतर यह सदिश दिया गया होगा। इस रेखा के समानांतर एक सदिश दिया गया होगा, जिसे हम लोग यहाँ वेक्टर B1 कह रहे हैं। ये A1 है और यह क्या है? वेक्टर B1 है। उसी प्रकार से दूसरी रेखा किसी बिंदु से गुजर रही होगी, वह बिंदु हो सकता है आपका B हो, और जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर हो। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो? A2 वेक्टर। और इस रेखा के समानांतर एक हमारे पास सदिश दिया गया होगा, जो आपका वेक्टर B2 है। ठीक है, समझे ना बात को? तो मुझे इस कोण को ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालना है। अब यहां थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर मैं इस B1 और B2 को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाऊं, एक्चुअल में ये आपका एक सदिश है, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका परिमाण फिक्स है, लेकिन आप बढ़ाओ, सोचो बढ़ाओ, तो उनके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वही कोण यहां भी बनेगा, क्योंकि यह इसके समानांतर है और यह इसके समानांतर है। तो इन दोनों के प्रतिच्छेद से जो कोण बनेगा वही कोण यहां भी बनेगा ना, वही कोण यहां भी बनेगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इन दोनों सदिशों यानी कि वेक्टर B और वेक्टर B1 और वेक्टर B2, इन दोनों के बीच का अगर कोण मैं निकाल दूं तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ गए ना बात को? तो हम लोग जानते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण, यहाँ पे देखो वेक्टर B1 और वेक्टर B2, ये दो सदिश है, इनके बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा बराबर में पढ़े ना जी, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 और बटा में B1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में B2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड। और चूंकि यह पॉजिटिव लेना है हमें, इसलिए मोड में मैं इसे दे दूंगा। तो कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, जो हम लोग वेक्टर में फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर दो रेखाएं इस रूप में दी गई होंगी तो उन दोनों में से देखेंगे B1 और B2 को लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और नीचे उनके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, तो आपका कोण निकल जाएगा। ठीक है, आपका कोण निकल जाएगा। अब इसका कार्तीय रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कार्तीय रूप में भी देख सकते हैं। तो कार्तीय रूप में आप इससे भी ला सकते हैं,
या कार्तीय रूप का जो समीकरण होता है रेखा का उसको भी लिख के बना सकते हैं। तो पहले मैं इसी से लाता हूं। यहां पे जो आपका वेक्टर b1 दिया होगा वह आपका किस रूप में होगा, ऐसे लिख सकते हैं a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना। और वेक्टर b2 की बात करेंगे तो वह किस तरह से होगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो जानते हो ना, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग को तो पहले से आता है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अलग अलग मैग्नीट्यूड रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और b2 का मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ऐसे ना दर्शाते हैं। तो इसमें जब रखेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा cos थीटा बराबर में ऊपर डॉट प्रोडक्ट ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटा में उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्तीय रूप में ही समीकरण दिए गए होंगे, कार्तीय रूप में ही दिए गए होंगे यानी कि x माइनस x1 बटा में a1, y माइनस y1 बटा में b1, z माइनस z1 बटा में c1 तथा दूसरा दिया होगा x माइनस x2 बटा में a2, y माइनस y2 बटा में b2 और z माइनस z2 बटा में c2। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पे देखो a1 b1 c1 ये रहा, a2 b2 c2 ये रहा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे आपके जो यहाँ पे इस फॉर्म में होना चाहिए समीकरण, पहले देखना होगा इस फॉर्म में है कि नहीं, फिर आप सीधे cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये कार्तीय रूप में हो जाएगा। जब इस तरह से समीकरण देंगे तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वेक्टर रूप में भी आप देख लीजिए, समझ गए ना। अब यहां से अगर मान लीजिए रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, रेखाएं एक दूसरे पर लंब, मान लो L1 है यह रेखा, यह है L2, एक दूसरे पर लंब हो, तो एक दूसरे पर लंब हो तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो लंब होने का मतलब cos 90 जीरो होता है, यानी कि ये जीरो के बराबर होगा। यदि थीटा जो है 90 डिग्री हो तो a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर में क्या होगा, जीरो। और यदि थीटा बराबर में जीरो हो या 180 हो तो इस कंडीशन में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2 होगा। अब ये कैसे होगा हम लोग वेक्टर में देखे थे। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा का है तो sin थीटा का निकाल लेंगे और फिर sin थीटा का निकाल लेंगे क्योंकि sin 0 0 होता है और वहां से हमें पता चल जाएगा। यह हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में भी देखे थे, वेक्टर वाले चैप्टर में भी देखे थे। 0 होगा या 180 होगा तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। तो यहाँ पे आपको पता है ना जी, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है। तो रेखा के समांतर जो रेखा दी गई है, जो दी गई रेखाओं के समांतर जो रेखाएं होंगी उनके दिक अनुपात है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। हम लोग देख चुके हैं पहले। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। आप चाहो तो यहाँ साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हो। तो साइन थीटा निकालने के लिए या तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के निकालो, है ना, जैसे हम लोग निकालते थे, या दूसरा है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं b1 क्रॉस b2 और बटा में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। इस तरह से निकालते थे ना, तो ऐसे निकालो। या
आप साइन थीटा बराबर कर दो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस इतना कर देंगे, √1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट हट जाएगा, आ जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनली यहां से आ जाएगा, आप करके सॉल्व भी कर सकते हो, या मैंने बताया ना कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, मैंने बहुत बार बता रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना मैंने बहुत बार बता दिया है। पिछले चैप्टर में भी दो रेखा है ना, पिछले चैप्टर में भी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें भी देखे थे, या उसके पहले भी जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे तब भी देखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना है, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर प्लस b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर, और बटा में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, या अलग अलग ऊपर नीचे रूट लगा सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, समझे ना। तो ये साइन थीटा के लिए हो जाएगा। और वही मैंने कहा कि अगर जीरो पे निकालना होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसके बराबर में 0 रखेंगे और फिर ये अलग अलग करके, याद है ना, मैंने बता रखा है। तो आप खाली ये याद रखो ना, आप मैंने बहुत बार बता रखा है, बहुत बार बता रखा है ये चीज। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक है दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। चलिए देखते हैं इसको। विषम तलीय का मतलब सोचते हैं, मतलब कि एक ही तल पे वो रेखाएं नहीं है, यानी आकाश में कहीं पर दो रेखाएं खींची गई है। तो जाहिर सी बात है, आकाश में दो रेखाएं हैं तो एक रेखा किसी अन्य तल पे होगी और दूसरी रेखा किसी अन्य तल पे होगी। तो इन दो रेखाओं की बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक रेखा का नाम हम लोग L1 ले लेते हैं और दूसरी रेखा L2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूनतम दूरी उसी दूरी को लेंगे ना कि वह रेखाखंड होगी जो दोनों पर लंब होगी, वह दिए गए दोनों रेखाओं पर लंब होगी। ठीक है, तो इसे मैं P ले लेता हूं इस बिंदु को, और यहाँ पे मैं Q ले लेता हूं। यह दोनों रेखाएं अलग अलग तल पर स्थित है और उनकी बीच की न्यूनतम दूरी जो है वह क्या है, PQ है। तो यही PQ का मान क्या होगा, हमें बात करना है इसी के बारे में। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं रेखा L1 खींच रहा हूं तो इस पर एक दिया हुआ बिंदु होना चाहिए। चलिए, तो मैं यहां पर इस रेखा पर स्थित एक बिंदु S ले लेता हूं। ठीक है, और यह किसी रेखा के किसी भी कह सकते हैं कि सदिश के समांतर होनी चाहिए, ये दिए हुए एक सदिश के समांतर भी होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं इसका ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे मैं वेक्टर A1 कर लेता हूं, और ये दिए हुए सदिश वेक्टर B के समानांतर है। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक दिया हुआ बिंदु और एक दिया हुआ उस रेखा के समांतर सदिश होना चाहिए। उसी तरह से यह L2 जो रेखा देख रहा है, इस पर भी मैं मान लेता हूं कि एक दिया हुआ बिंदु जो है T है, और जिसका जो स्थिति सदिश है वो मैं मान लेता हूं A2। ठीक है, A2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, A2 ले लेता हूं। अच्छा, और इस रेखा के समांतर एक सदिश होगा, तभी ना इसका रेखा का समीकरण लिखा गया है। तो मैं इस समांतर सदिश को वेक्टर B2 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं, माना दो रेखाएं क्या है, एक है वेक्टर R बराबर में वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, तथा दूसरी है वेक्टर R बराबर में वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। ये दो आपके पास क्या है, रेखाएं हैं, दो रेखाएं इतना तथा इतना के बीच की न्यूनतम दूरी D है। ये न्यूनतम दूरी जो ये PQ लिखा है ये क्या है, आपकी D है, ये हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां S से इस T को मिला देता हूं। ठीक है,
अगर मैं इस फिगर को घुमा कर देखूं, ऐसे घुमा कर देखूं, तो यह ST आपका एक सदिश होगा और इसी सदिश, देखिए ये एक सदिश होगा और इसी सदिश के दिशा में यहां पर देखो यह PQ क्या होगा, इसका प्रक्षेप कहलाएगा। ST का PQ क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। देख लो यहां से इस पे लंब खींचा गया है, यहां से भी इस पे ये लंब है, देख रहे ना, यहां से ये लंब खींचा गया, यहां भी लंब खींचा गया है। दैट मीन्स ये आपका PQ ST का एक प्रक्षेप होगा, होगा ना प्रक्षेप। अच्छा, और दूसरा बात करें, अगर मैं वेक्टर PQ की बात करूं, ये तो दूरी यहां से यहां D है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके सदिश की बात करूं तो यह एक ऐसा सदिश है जो वेक्टर B पे भी लंब होगा। जाहिर सी बात है, इसके समानांतर ये है, रेखा L1 के समानांतर B1 है और रेखा L2 के समानांतर B2 है, तो यह रेखा PQ जो है ना, रेखाखंड PQ जो है ना, आपके वेक्टर B पे भी लंब होगा और वेक्टर B1 B2 दोनों पर लंब होगा, वेक्टर B1 और B2 दोनों पर लंब होगा। वेक्टर PQ क्या होगा, लंब होगा वेक्टर B1 पर तथा वेक्टर PQ लंब होगा वेक्टर B2 पर। तो अगर बात करें दो दिए हुए सदिशों पर लंब सदिश की बात करें तो वह किसके बराबर होगा, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहां से अगर मैं लिखना चाहूं कि PQ का मैग्नीट्यूड, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें लंबाई D निकालनी है ना, न्यूनतम दूरी, जो किसके बराबर है, PQ के, जो किसके बराबर है, PQ के। अच्छा, अब अगर हम बात करें PQ के मान की, PQ की मान की, तो हमें पता है कि PQ क्या है जी, प्रक्षेप है ST का वेक्टर किस पर, PQ पर। तो यहां लिख सकते हैं PQ किसके बराबर होगा, वेक्टर ST का वेक्टर PQ पर प्रक्षेप के बराबर, प्रक्षेप के बराबर होगा। अच्छा, अगर ST पर PQ का प्रक्षेप निकालना है तो मुझे लिखना होगा ST डॉट वेक्टर PQ और बटा में वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे ना जी। और चूंकि ये लंबाई है तो इसे मोड में दे देते हैं पॉजिटिव होने के लिए, ऐसे ही लिखेंगे ना, वेक्टर ST का वेक्टर PQ पर प्रक्षेप इसी तरह से हम दर्शाएंगे, इसी तरह ना हम लोग दर्शाएंगे। चलिए, अच्छा, ST के मान की बात करेंगे, वेक्टर ST के मान की बात करेंगे तो आपको पता है ST का मान क्या होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा ना, T के स्थिति सदिश में से S का स्थिति सदिश घटा देंगे, A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर PQ की बात करें तो यहां पे है B1 क्रॉस B2 और बटा में है PQ का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैंने मैग्नीट्यूड छोड़ दिया था, ये ना होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड ये रहा, यानी कि B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये आपकी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला ये आ गया, समझ में आया ना। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप जो होता है वो बराबर होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B और बटा में वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के। उसी तरह यहाँ पे भी निकाल दिया हम लोग ST का PQ पर प्रक्षेप ST डॉट PQ बाई PQ का मैग्नीट्यूड, और फिर सबका मान यहाँ पे हमने रख दिया, तो हमारी न्यूनतम दूरी आ गई। अब अगर इसके हम कार्तीय रूप की बात करेंगे, कार्तीय रूप की, तो कार्तीय रूप में समीकरण जो दिए गए होंगे x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1 और z माइनस Z1 बाई C1, ठीक है। तथा दूसरा क्या दिया गया होगा, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस Z2 बाई C2। इस तरह से आपके पास दो समीकरण दिए होंगे कार्तीय रूप में, तब उसका समीकरण क्या होगा, तब उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो अगर हम लोग इस रूप को देखें तो इसके अनुसार D बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो ऊपर में इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा ना, इनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ आएगा वह इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा। और b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो चूंकि ये वेक्टर b1 की बात करें तो a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप होगा, और वेक्टर b2 की बात करें तो a2 k कैप i कैप b2 j कैप और c2 k कैप होगा। तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम लोग बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र आ गया। तो ये कार्तीय रूप में हमें दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ पे हम लोग दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये हम लोग L1 और L2 दो समांतर रेखाएं ले रहे हैं। चलिए समझिए इसको, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों का अलग अलग मैं नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। एक रेखा है आपकी L1 और दूसरी रेखा क्या है? L2 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर यह रेखा किसी बिंदु से गुजरेगी और यह भी रेखा किसी बिंदु से गुजरेगी। मान लेता हूं कि यह बिंदु S से गुजर रही है और जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर A है, A1 मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु इस पर स्थित जो बिंदु है वो आपका T है और जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं दो बिंदु से गुजर रही हैं। अच्छा, चूंकि दोनों समांतर हैं तो मैं यहां पर एक ऐसा सदिश वेक्टर B लूंगा जो इसके समांतर हो। तो यह तो इसके भी समांतर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो ये ऐसा सदिश होगा जो इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? माना दो दी गई रेखाएं, दो रेखाएं वेक्टर R बराबर में वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B तथा वेक्टर R बराबर में वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B, ये आपकी दो रेखाएं हैं। अब कहोगे कि सर यहाँ पे B1 B2 क्यों नहीं लिए हैं? तो देखिए यहाँ पे एक ही वेक्टर B इसलिए लिया गया है दोनों जगह क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा रेखा L1 है जो किसी दिए हुए बिंदु से S से गुजर रहा है और दिए हुए सदिश के समानांतर है, तो यह भी एक दिए हुए बिंदु से गुजर रहा है लेकिन इसी सदिश के ये भी समानांतर होगा क्योंकि ये आपस में समानांतर है। तो इसीलिए दोनों जगह B1 और B2 नहीं है, सिर्फ दोनों जगह मैंने वेक्टर B और वेक्टर B लिया है, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। चलिए यही हम न्यूनतम दूरी मान लेते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी होगी क्या? दोनों रेखाओं पर लंब होगी जो। अगर मैं यहाँ पे P लिख देता हूं तो यही PT हो जाएगी न्यूनतम दूरी, ठीक है। यही क्या होगी? आपकी न्यूनतम दूरी जो होगी PT हो जाएगी, ठीक है। तो माना दो रेखा इतना के बीच की न्यूनतम दूरी या सिर्फ दूरी भी लिखते तो चलता, D है। दूरी क्या है आपकी? D है। अब मैं क्या करता हूं? S से T को मिला देता हूं, ठीक है। S से T को मिला देता हूं। तो इस प्रकार अगर मैं वेक्टर ST की बात करूंगा तो आप कहोगे कि वेक्टर A2 माइनस में वेक्टर A1 हो जाएगा ना। चलिए मैं यहां पर बात करता हूं वेक्टर B और ST के बीच के कोण की। तो अगर मैं इसमें बात करूं इसके और इसके बीच का कुछ कोण होगा, तो जो कोण यहां होगा, मान लेते हैं थीटा है, तो यह जो कोण होगा वही कोण इस वेक्टर B के साथ भी आपका ST वेक्टर बनाएगा ना समान कोण में तो कोई अंतर नहीं होगा ना क्योंकि ये इसके समानांतर है। तो यहां पर अगर हम लोग माना एंगल TSP बराबर में थीटा, ये हम लोग मान लिए हैं, तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि ST
एस टी और यहां क्या है वेक्टर बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, या हम एस टी और वेक्टर बी ना लेकर वेक्टर बी क्रॉस एस टी ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये भी लेते एस टी और वेक्टर बी तो कोई दिक्कत नहीं था, या हम वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर एस टी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, बी का मैग्नीट्यूड फिर किसका एस का मैग्नीट्यूड, एस टी का सॉरी एस टी का मैग्नीट्यूड, एस टी का मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा और फिर आपका एन कैप, है ना, इन दोनों पर लंब सदिश, लंब इकाई सदिश होगा ना। चलिए अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, मोड ले लेते हैं, तो यहां होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी का मैग्नीट्यूड बराबर में बी के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ही वो बी के ही बराबर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा, दो बार मैग्नीट्यूड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड आप एस टी भी सिंपली लिख सकते हो, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहां पे देखूं साइन थीटा बराबर में कह सकता हूं यहां पर पीटी बटा में एस टी, ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर में ये पीटी आपका डी है और ए एस टी ही रहना, तो यहां न्यूनतम दूरी जो डी है वह बराबर में क्या हो जाएगा एस टी साइन थीटा के। तो अगर मैं यहां पर एस टी साइन थीटा को हटाकर डी रख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में एस टी साइन थीटा क्या आ जाएगा डी, ये चला भाग में, तो डी बराबर में आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस एस टी का मैग्नीट्यूड बटा में वेक्टर बी। अच्छा एस टी का मैग्नीट्यूड यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर एस टी के जगह पे, यहाँ पे एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो एस टी की जगह पे आ जाएगा वेक्टर एस टी की जगह पे आ जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं एस टी बराबर में a2 माइनस a1 और बटा में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर हमें न्यूनतम दूरी निकालनी होगी दो समांतर रेखाओं के बीच की, तो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि वेक्टर b क्रॉस में a2 माइनस a1 और बटा में b का मैग्नीट्यूड, समझ गए। अगर आप यहाँ फॉर्मूले में हमने जैसे पहले बोला कि आप एस टी क्रॉस वेक्टर बी भी ले सकते हो, तो उस कंडीशन में लेते तो यहाँ डी बराबर ऐसे आ जाता a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और बटा में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, तो आप इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही अगर आप एस टी क्रॉस वेक्टर बी लेके चलते ना तो यह आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केसी सिन्हा में ऐसे दिया है, एनसीईआरटी में देखो तो इस तरह से दिया है, अलग अलग बुकों में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भैया मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, यह रेखा हमारे पास ज्ञात है, दी गई है, ठीक है, इस रेखा एल मान लेते हैं और एक बिंदु बाहर कहीं है, इसे बिंदु मैं यहाँ पर कुछ मान लेता हूं, मान लो बिंदु बी मान लेता हूं, ठीक है, और इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। वैसे तो लंब की लंबाई निकालने के लिए हम लोग इस तरह से भी पढ़े हुए हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, दूरी सूत्र, दूरी निकालने के लिए डी बराबर हम लोग ax1 प्लस by1 वो हम लोग सरल रेखा में ही पढ़े थे, लेकिन क्लास 11 में पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा आपके रेखा का समीकरण, तो मान लेते हैं हमारे पास रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर में a1 प्लस में लैम्डा वेक्टर b दिया हुआ है, लैम्डा वेक्टर b दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेखा पर स्थित एक बिंदु होगी s मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a होगा और इसके समानांतर एक सदिश होगा जो आपका वेक्टर b होगा, है ना, दिया होगा। माना रेखा का समीकरण
वेक्टर आर बराबर में वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी है तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक मान लो अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं से अल्फा बीटा गामा से या आप इसको x2 y2 z2 मान लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। x2 y2 z2 से रेखा L की लंबवत दूरी d है। यह लंबवत दूरी क्या है? d हम लोग यहां मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर s से b को मिला देता हूं, ठीक है, समझ गए ना बात को? s से मैंने क्या किया, b को मिला दिया। मैं यहां पे यह भी मान लेता हूं कि वेक्टर a जो है ना वह बराबर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यानी कि यह जो बिंदु है इसका निर्देशांक हमारे पास है x1 y1 z1 और ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पर एक बिंदु देते हैं ए। चलिए अब बात करना है हमें, तो हमें यहां बी ए निकालना है। तो बी ए निकालने से पहले मैं एस ए निकालूंगा। ठीक है, तो एस ए क्या होगा, तो यह एस ए की लंबाई जो होगी एस बी का इस रेखा एल पर प्रक्षेप, के बराबर होगा, यही ना होगा जी। चलिए तो यहां लिख सकते हैं एस बी, वेक्टर एस बी का रेखा एल पर जो प्रक्षेप हो रहा है उसके यह बराबर होगा एस ए का मान। चलिए हम यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि जो आपका वेक्टर बी है ना इसका यूनिट वेक्टर जो है एल आई कैप एम जे कैप और प्लस एन के कैप के बराबर है, यानी कि ये एल एम एन क्या है, वेक्टर बी के लिए इसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो एस ए बराबर में होगा एस बी का रेखा एल पर प्रक्षेप। ठीक है, रेखा एल पर प्रक्षेप। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस बी डॉट रेखा एल के सापेक्ष इकाई सदिश, तो इकाई सदिश आपका ये होगा, रेखा एल के सापेक्ष इकाई सदिश ये वाला हो जाएगा, ये ना होगा क्योंकि इसके समानांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर बी कैप, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एस बी जो होगा आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा और यूनिट वेक्टर बी जो है एल आई कैप एम जे कैप और प्लस एन के कैप है। तो b माइनस ए जब करोगे, यहां पे सॉरी मैं b लिख दिया हूं, गलती सॉरी, b में से एस बी की बात करेंगे तो इस बिंदु b के स्थिति सदिश में से s के स्थिति सदिश को घटाएंगे, तो ये आपका x2 y2 z2 है ना जी, सॉरी इसके लिए यहाँ b माइनस ए नहीं लिखेंगे, मैं इसका डायरेक्ट सदिश ही लिख देता हूं। ठीक है, तो एस बी जब आप निकालोगे, वेक्टर एस बी जो निकालोगे, तो यहां दोनों के बिंदु दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप के बराबर। सॉरी इसके लिए, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, l x2 माइनस x1 m x2 माइनस x1 और n y2 माइनस y1 और प्लस n z2 माइनस z1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होगा l x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 n z2 माइनस z1, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी एस ए आ जाएगा। तो एस ए आ जाएगा तो हम आसानी से बी ए निकाल सकते हैं। तो बी ए स्क्वायर बराबर में क्या कर दोगे, या बी ए बराबर में क्या कर दोगे, बी ए बराबर कर दोगे रूट अंडर एस बी का स्क्वायर माइनस में एस ए का स्क्वायर। तो एस ए ये रहा, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे
और एस बी हम लोग निकाल सकते हैं, ये दोनों तो बिंदु हमें ज्ञात ही है ना जी, तो इनके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं, और इसमें रख देंगे तो हमारा किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई आ जाएगी। समझ गए? तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट यानी गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।